हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौतिकी। सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 10th क्लास के फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। उस सारे टॉपिक को मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद बारी बारी से हम सब टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसको जानने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और खासकर जब फिजिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, यदि आपको मैथ समझ में आता है तो फिजिक्स आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 100% जो है समझ में आएगा, बशर्ते कि आप ध्यान से देखिएगा। कहूँ भी किसी प्रकार के इसमें कोई आप एक्सेप्शन है ही नहीं, हर चीज एकदम कॉन्सेप्ट पक्का सा हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि 10th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले एकदम कंसंट्रेट होकर ठंडा दिमाग से बोर्ड पे एकदम देखिए। जितना ज्यादा आप बोर्ड पे देखिएगा उतना ज्यादा आप सीखिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले क्लास 10th वर्ग दशम का हम लोग फिजिक्स समझने जा रहे हैं, जिसे फिजिक्स हिंदी में कहा जाता है इसे भौतिकी। सबको जानते हैं कि फिजिक्स का जनक, फिजिक्स को जन्म देने वाले गैलीलियो गैलीली था। फिजिक्स को पाल पोस कर बड़ा करने वाले सर आइजैक न्यूटन थे। लेकिन आज मॉडर्न युग में फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ये सबको पता है। इसके बारे में जो है हम लोग को डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है। कितना जरूर जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और नेचर में, प्रकृति में जितने घटनाएं घटती है उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स, एंशिएंट फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब को माना जाता है और मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को मानते हैं। लेकिन द बर्थ ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स जिसने जन्म दिया, तो जन्म देने का काम किए थे इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली। न्यूटन साहब ने फिजिक्स को पाल पोस कर बड़ा किया और आज मॉडर्न में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने फिजिक्स को बहुत आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। 10th क्लास के सिलेबस में सबसे पहला पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। उसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रकाश एवं उसका प्रकृति, कि प्रकाश क्या होता है और उसका प्रकृति कैसा होता है। दूसरा, प्रकाश में घटने वाली कुछ घटनाएं। प्रकाश के अंदर में बहुत सारी घटनाएं घटती है, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है, प्रकाश का बल विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है। इस सब के बारे में हम लोग जो है इसमें बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तीसरा है आपका प्रकाशिकी में ही दर्पण, लेंस तथा प्रिज्म। दर्पण क्या है, लेंस क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रकाशिकी के पॉइंट नंबर 3 में पढ़ेंगे। दूसरा है बाबू मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। इसमें हम लोग सीखेंगे मानव नेत्र क्या होता है, उसका हम लोग डिटेल से वर्णन करेंगे मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र क्या होता है। अंदर जाके देखेंगे मानव नेत्र का हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि मानव नेत्र में कने कॉर्निया होता है, कने आइरिस होते हैं, कने सिलेरी मांसपेशियां होते हैं, कने रेटिना होते हैं, कने कॉर्निया होता है। तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे, मानव नेत्र का वर्णन करेंगे। तब उसके बाद इसमें ही जानना है दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसका पेनेसिया के बारे में, उसका क्योर के बारे में, उसका उपचार के बारे में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब होता है दृष्टि दोष और उसका जो क्योर का मतलब होता है उसका निवारण, उसका परसिस्टेंस मतलब उसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, किसे कहते हैं दृष्टि दोष,
इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में विद्युत धारा, या विद्युत धारा नहीं कहा कि इसको खाली हम विद्युत कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहला पढ़ना है विद्युत, स्थिर वैद्युत के बारे में। नंबर 1 में स्थिर वैद्युत के बारे में, नंबर 2 में है विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा है विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा का 3 प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में हम लोग यह टॉपिक में आएंगे तो यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपको ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा कहाँ से आता है, क्या सोर्स है एनर्जी का, उसके बारे में हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में जानेंगे। ये था आपका पूरा सिलेबस जो 10th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना है। अब हम लोग बारी बारी से सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर देंगे बाबू, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं फिजिक्स को भी आपको डिफाइन कर दूंगा, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के जनक क्या है, तो उसके बाद में आपको डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैं आपके सिलेबस की ओर लेके आ जाऊंगा। स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा इसको आप लोग, ये आपका सिलेबस है, इसको सारे विद्यार्थी जो है स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। मैं बताता हूं कि 10th क्लास के सिलेबस में किस प्रकार से दिया गया है इन सारे टॉपिक्स को, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। ये मैंने आपको डिटेल से क्लासिफिकेशन कर दिया है। आपकी सिलेबस का ही क्लासिफिकेशन है कि थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा 12th के जोड़ कर जो हम इसको क्लासिफिकेशन किए हैं। आपके सिलेबस में चैप्टर वाइज जो बांट दिया है, मैं उसको भी थोड़ा सा आपके बीच में चर्चा कर दूंगा कि आपके बुक में कैसा बांटा गया, आपके सिलेबस में कैसा बांटा गया है। हाँ, लेकिन सारे टॉपिक को आपको जानना है। चलिए स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे आप लोग। आइए हम लोग थोड़ा सा आपके सिलेबस में कौन सी टॉपिक को दिया है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस में दिया गया है क्या, उसकी चर्चा मैं आपको कर दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, सबको नोट करते जाइएगा। जितना अच्छा आपका शुरुआत होगा उतना ही बेहतरीन आपका परिणाम निकलेगा आगे। आपके सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस में बांटा है प्रकाश का परावर्तन, ये आपका सबसे पहला लेसन है। दूसरा में आपको बनाया है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा आपको बनाया है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। चौथा आपको बनाया है विद्युत धारा तथा उसका ऊष्मीय प्रभाव। पांचवा आपको बनाया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। छठा आपको बनाया है ऊर्जा का स्रोत। ये आपके बुक में जो है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक देखिएगा 10th स्टैंडर्ड का, उसमें इसी प्रकार से सिलेबस को बांटा गया है कि हम आपको जो काम करेंगे सब सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा, बशर्ते कि आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैं आपको बता दूंगा कि पहला चैप्टर अब समाप्त हो गया है, सब लाइट में ही आता है, चाहे प्रकाश का प्रवर्तन हो, चाहे अपवर्तन हो, चाहे व्यतिकरण हो, चाहे विवर्तन हो, चाहे ध्रुवन हो। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से जानकारी दूंगा सबके बारे में। सिलेबस आपका उसके अंदर में ही आ जाएगा। सब बुक के जो है मैं आपको बनाऊंगा, साथ साथ सवाल मैं आपको बनाऊंगा, बशर्ते कि आप डिटेल से सीखिएगा, तब बनाने में ज्यादा मजा आएगा। चलिए, ये था आपका बुक का क्लासिफिकेशन। अब चाहिएगा तो इसे भी थोड़ा सा उतार ले सकते हैं समझने के लिए। पहला वाला थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन था, उसमें 10th का सिलेबस और 12th का सिलेबस को हम इंक्लूड कर दिए थे। किसी भी बुक में जाके देखिएगा तो ऐसा ही आपको चैप्टर मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6। चलिए उतार दिए होंगे आप लोग, पाउज करके आराम से उतार लीजिएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा भौतिकी को डिफाइन कर देते हैं
कि भौतिकी किसे कहते हैं। जरूरी है जानना, बहुत सारे नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भौतिकी को डिफाइन करना। भौतिकी चलिए, क्या है भौतिकी, क्या होता है इसका डिफिनेशन, कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में आपको सबसे पहले चर्चा करता हूं। भौतिकी में हम लोग अध्ययन करते हैं बाबू नेचर के बारे में। नेचर का मतलब होता है क्या? नेचर का मतलब होता है प्रकृति। मतलब कि पूरे भौतिकी में हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, और प्रकृति के अंदर में जो भी घटनाएं घटती है उसको भी हम लोग भौतिकी में ही अध्ययन करते हैं। मतलब कि भौतिकी विज्ञान का एक ब्रांच है, विज्ञान का एक शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाले सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी ब्रांच का, उसी शाखा का नाम क्या है? भौतिकी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौतिकी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के फ्यूसिस, आधा फा है, फ्यूसिस शब्द से हुआ है। भौतिकी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूसिस, अंग्रेजी में फ्यूसिस ऐसे लिखा जाता है, फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब भी नेचर होता है। नेचर माने, जिसका मतलब ही नेचर होता है, नेचर माने क्या होता है? प्रकृति होता है। मतलब कि फ्यूसिस का भी मतलब प्रकृति होता है। लैटिन भाषा में हम उसे फ्यूसिस कहते हैं भौतिकी को, और फ्यूसिस का मतलब ही क्या होता है? नेचर होता है, प्रकृति होता है। उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तीसरा, फादर ऑफ फिजिक्स। बोर्ड पर देखिए सब लोग, फादर ऑफ फिजिक्स मतलब कि भौतिकी के पिता। भौतिकी के पिता किन्हें कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो जन्म देने वाले हैं भौतिकी को, वह गैलीलियो गैलीली है। गैलीली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जड़त्व का नियम यही दिया था। सबसे पहले ही थे जो आपका टेलीस्कोप का निर्माण किए थे, दूरदर्शी का निर्माण किए थे। बहुत कहानी इसके बारे में लंबा है। गैलीलियो गैलीली ही वह व्यक्ति थे जो अपने सामंतवादियों के साथ पोप साम्राज्य के पास खुशी से जो है अपना दूरबीन को बनाकर ले जाते हैं और सच्चाई को दिखाना चाहते हैं गैलीलियो साहब कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। लेकिन दुनिया इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जो पोप था, पोप का जो साम्राज्य था, वह कहता था कि नहीं, सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो ही जो है, उसके बारे में आपको कोपरनिकस के बारे में पढ़ना है। कोपरनिकस ने बहुत सारे यातनाएं झेली हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए। वह कैलकुलेशन के माध्यम से दिखाए थे कोपरनिकस कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमता है। गैलीलियो ने अपने दूरबीन की सहायता से दिखाना चाहा, फिर भी जो है इसको भी बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। और जड़त्व के बारे में यही खोजे थे। यही सबसे पहले इटली के पिसा के मीनार से एक वस्तु को गिराए थे, तो वस्तु को देखे थे कि नीचे आता है। कि बाद में रॉबर्ट बायर नाम के वैज्ञानिक ने इनके मर जाने के बाद एक परख नली में उसी एक्सपेरिमेंट को किया था। कभी हवा को निकाल कर किया था, कभी हवा को भर कर किया था। मतलब कि फिजिक्स को जन्म देने वाले हमारे गैलीलियो गैलीली थे। यदि गैलीलियो गैलीली जिंदा होते
तो न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, जो दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, वह न्यूटन का नाम नहीं बल्कि गैलीलियो की गति का पहला नियम, गैलीलियो की गति का दूसरा नियम और गैलीलियो की गति का तीसरा नियम ही रहता। क्योंकि जगत में जो बात गैलीलियो ने बता वही बात को न्यूटन ने अपने गति के पहला नियम में बता। ये बात को साबित करता है कि गैलीलियो ने जो है न्यूटन की गति का पहला नियम को पहले ही बता दिया था। अब बहुत संयोग कहा जाए जिस वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई थी उसी वक्त आपको न्यूटन साहब का जन्म हुआ था। उसी साल जो है आपको न्यूटन साहब का जन्म हुआ था। तो फिजिक्स को जन्म देने वाले गैलीलियो गैलीली थे और फिजिक्स को लाल पाल पोस कर बड़ा करने वाले में हमारे न्यूटन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तो जन्म देके चले गए। कृष्ण जी का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से, लेकिन पालन पोषण करने वाले हमारे जसोदा माता थे। उसने उसे पाल पोष कर बड़ा किया, दुनिया को बताया, यही कृष्ण थे। उसी प्रकार से गैलीलियो ने फिजिक्स को जन्म दिया और दुनिया से जन्म से उसके बाद न्यूटन साहब ने फिजिक्स को बहुत आगे बढ़ाया और आज मॉडर्न युग में आइंस्टीन साहब, आज मॉडर्न युग में जो है आइंस्टीन साहब फिजिक्स को बहुत ऊपर लेके चले गए हैं। इसे हम लोग ओल्ड फिजिक्स का जनक बोलते हैं, इन्हें हम लोग आधुनिक फिजिक्स का जनक बोलते हैं। मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि गैलीलियो गैलीली का क्या योगदान रहा, न्यूटन साहब का क्या योगदान रहा और आपको आइंस्टीन साहब का क्या योगदान रहा। ये था उसके फादर के बारे में। तो हम इतना बात को पहले नोट कर लेंगे आराम से। आप टॉपिक दीजिएगा भौतिकी, आप हेडिंग बनाइएगा भौतिकी, भौतिकी हेडिंग बनाइएगा और नीचे से ऐसा बोर्ड पर देखिए, बाबू बोर्ड पर देखो, नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। भौतिकी हेडिंग बनाइएगा, नीचे से डैश देके लिखिएगा। विज्ञान की वह विशेष शाखा, विज्ञान की वह विशेष शाखा, विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें जिसमें प्रकृति तथा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली, जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली, प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में, प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में, सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन देखिए, बहुत विद्यार्थी को अध्ययन लिखने नहीं आता है जी, बोर्ड पर देख लीजिएगा सब लोग। अध्ययन करते हैं उसे उसे भौतिकी कहा जाता है, उसे भौतिकी कहा जाता है, उसे भौतिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? भौतिकी कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। भौतिकी की उत्पत्ति, भौतिकी की उत्पत्ति, भौतिकी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्यूसिस, फ्यूसिस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब, फ्यूसिस शब्द से हुई है जिसका मतलब, जिसका मतलब प्रकृति होता है, जिसका मतलब प्रकृति होता है, जिसका मतलब प्रकृति होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। फिजिक्स को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम, फिजिक्स को माने भौतिकी को, भौतिकी को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम गैलीलियो गैलीली है। भौतिकी को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम गैलीलियो गैलीली है, गैलीलियो गैलीली है, गैलीलियो गैलीली है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा।
भौतिकी को पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति का नाम, भौतिकी को पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति का नाम, पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति का नाम सर, बोर्ड पे देखिए, पूरा नाम लिख रहे हैं बाबू, सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन है, जिसे 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 पौराणिक फिजिक्स का या पौराणिक भौतिकी का, बोर्ड पे लिखा हुआ है पौराणिक, जिसे पौराणिक भौतिकी का पिता कोष्ठ में जनक, पौराणिक भौतिकी का पिता कोष्ठ में जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश लिखिएगा। आज आधुनिक फिजिक्स का जनक, आज आधुनिक फिजिक्स माने भौतिकी का जनक, जनक को हम लोग पिता के नाम से भी जानते हैं। आज आधुनिक भौतिकी का जनक, कोष्ठ में पिता कर दीजिएगा, आधुनिक भौतिकी का जनक कोष्ठ में पिता, अल्बर्ट आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता 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 है। ये आपने देखा कि आखिर फिजिक्स कहते किसे हैं, भौतिकी कहते किसे हैं। आइए अब हम लोग अपना सिलेबस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाशिकी के बारे में कि प्रकाशिकी क्या है, उसके बारे में, प्रकाश के बारे में देखें कि प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में, प्रकाश के नेचर के बारे में देखेंगे। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स। यदि आप इसे समझ के पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसी प्रकार का परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। हाँ, यदि आप नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा तो जिंदगी में हमेशा आपको दिक्कत ही होगी। आपको मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, पढ़ाई जो है मजाक की चीज नहीं होती है। आपको मन मारकर बिल्कुल पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तब आप आगे बढ़ पाइएगा। चलिए आइए, अब हम लोग अपना सिलेबस, सबसे पहला का नाम था प्रकाशिकी। क्या नाम था बाबू? प्रकाशिकी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, प्रकाशिकी किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? जब प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी का नाम है प्रकाशिकी। तो प्रकाश क्या है उसको भी जानेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले आप टॉपिक दीजिएगा प्रकाशिकी और नीचे से ऐसा डैश करके लिखिएगा। टॉपिक का नाम दे दीजिए प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स उसे अंग्रेजी में कहा जाता है, नीचे लिखिएगा डैश देकर। जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। ये तो आपने समझा कि प्रकाशिकी क्या है, मतलब कि जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे उसी का नाम है क्या? प्रकाशिकी। अब प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, अब प्रकाश क्या है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। अब हम लोग प्रकाश को समझते हैं।
ध्यान से समझिएगा, मैं प्रकाश को बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी पहले बोर्ड पे आइए, सभी विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा। एंटीना आपको फुल पकड़ेगा। थोड़ा सा बोर्ड पे सब लोग आ जाइए, सब लोग बोर्ड पे आइए मेरे साथ। बाबू, यह मेरा एक कमरा है, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। इस कमरा में यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक कमरा में बाबू रे यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। स्विच का काम तो सब लोग जानते हैं ना, वो बल्ब को बुताएगा, खदबालेगा। यहाँ पर देखिए इस कमरा का गेट है, इस कमरा का गेट है यहाँ पर। इससे जो है हम, एक राम नाम का व्यक्ति है, एक श्याम नाम का व्यक्ति है, दोनों अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक आम रखा हुआ है, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे एक आम रखा हुआ है, सबको क्लियर है? ये आपका क्या है? ये आपका एक कमरा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। आप क्या चीज से सुनते हैं? तो आपका जवाब हुआ कि सर हम कान से सुनते हैं। क्या चीज से बोलते हैं? तो आपका जवाब हुआ कि सर हम मुंह से बोलते हैं। पूछा जाए कि आप क्या चीज से देखते हैं? तो कि आंख से देखते हैं सर। आंख नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब कि आंख है तो वस्तु को देख पाएंगे, आंख नहीं रहेगा तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आइए बोर्ड पर, इतना सबको पता है कि आंख से ही हम लोग वस्तु को देखते हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं, ये आम हमें जो है दिखाई दे रहा है। राम जाकर इस स्विच को ऑफ कर देता है। जैसे ही स्विच को ऑफ किया, ये कमरा में अंधेरा आ गया। बात को देखिएगा, बात को देखिएगा बोर्ड पर। जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया, इस कमरा में क्या आ गया बाबू? अंधेरा, डार्क हो गया। आपके पास तो आंख है, आंख भी है, आम भी है, क्या आपको आम लौक रहा है क्या? नहीं। अभी तो आपने जवाब दिया था कि आंख से देखते हैं। आपका आंख तो है, ये है, आम भी है, ये है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। फिर स्विच को ऑन कर दिया गया, तब पुनः आपको आम दिखाई देने लगा। आई? कभी दिखाई दे रहा है तो कभी दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्विच पर डिपेंड कर रहा है। स्विच ऑफ तो आम दिखाई नहीं दे रहा है, स्विच ऑन तो आम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आंख नहीं देख रहा है, आंख खाली यह देख रहा है कि क्या हो रहा है। कभी अंधार हो रहा है तो कभी लाइट हो रहा है, सिर्फ यही देख रहा है। आम को देख रहा है कब? जब लाइट मिल रहा है। इसका मतलब कि आंख भी आपका सही है और लाइट नहीं है। यदि एक माध्यम नहीं है, यहाँ पर स्विच ऑफ और ऑन कर एक माध्यम को हटा लिया जा रहा है। जैसे हम ऑफ कर दे रहे हैं, एक माध्यम हट जा रहा है, देखने वाला माध्यम गायब हो जा रहा है, जिसका नाम क्या है? जवाब दीजिए सर प्रकाश नहीं है सर, नहीं दिखाई देगा। फिर लाइट को डाल दिए, ऑन कर दिए तो सर प्रकाश आ गया सर, अब हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आंख रहते हुए भी यदि आपके पास में प्रकाश नहीं है तो क्या ये वस्तु दिखाई देगा? नहीं। इसका मतलब कि देखने के लिए आंख जरूरी है कि प्रकाश जरूरी है? आंखों जरूरी है, प्रकाशो जरूरी है। ये देखिए, बोलिएगा कि नहीं सर यहां से छोड़ के यहां भाग जाइएगा, क्या ना हो, आंख से नहीं देखते हैं, प्रकाश से देखते हैं। तो आंख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, तब उसको देख पाइएगा। इसका मतलब कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है, आंख और याम के बीच का एक माध्यम है। ये है तो दिखाई दे रहा है, ये है तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है तो दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम आंख की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या देखने की अनुभूति होती है, देखने की संवेदना होती है। ये नहीं है तो हमें देखने की कोई संवेदना नहीं हुआ कि आम है, कि आम को चूहा लेके भाग गया। हाँ, यदि लाइट रहेगा तब आराम से देखेंगे कि आम है, कि आम को कोई लेके भाग गया है। तो कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का बाह्य कारक है, एक प्रकार का माध्यम है, जिसकी उपस्थिति में हम आंख की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखने की अनुभूति होती है। अच्छा, अब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे कि आम तो लौकेगा कब? जब प्रकाश रहेगा और आंख रहेगा, तब आराम से हमको आम लग जाएगा। ठीक है, प्रकाश भी है, लाइट ऑन भी है, और यहाँ पर हम लकड़ी रख दिए, आपको अखिया के आगे हम लकड़ी रख दिए। प्रकाश भी है, आंख भी है, आंख भी है, क्या आपको दिखाई दे रहा है?
नहीं दिखाई दे। क्यों भाई? यहाँ से प्रकाश तो आया, लेकिन यह जो है अपारदर्शक वस्तु है, इससे प्रकाश पार नहीं हो रहा है। अब पार होकर जब तक हमारे आंख में नहीं आएगा तब तक उसको दिखेगा ही नहीं। देखने का ही सिस्टम है कि जैसे ही लाइट को मैं ऑन किया, ये आपका लाइट में आ गया, प्रकाश में, यहाँ से प्रकाश निकलकर हमारे आंख में आती है, और आंख पे जाकर रेटिना पे उसका फोटो बनता है, उसका पुनः लौट कर वहां जाता है, तब उसको देखता है। लेकिन ये जो है अपारदर्शक वस्तु के चलते ये प्रकाश जो है आंख में आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम नहीं देख सकते। आपसे कोई पूछेगा कि आंख भी है, प्रकाश भी है, वस्तु भी है, क्या वस्तु को देख पाइएगा? लेकिन नहीं। यदि हमारे आंख के सामने अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाए, उस कंडीशन में भी जो है प्रकाश को रहते हुए भी और आंख को रहते हुए भी हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अच्छा ठीक है, हम इस वस्तु को भी हटा देंगे। अब तो भाई रोकना चाहिए। अब प्रकाश भी है, वस्तु भी है, आंख भी है, आगे कोई हमारा अपारदर्शक वस्तु भी नहीं है, अब तो हमको रोकना चाहिए। यदि आंख का रेटिना, आंख का जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया यदि बड़ा होगा तो पर भी हमको वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? कॉर्निया से क्या मतलब है? कॉर्निया यदि बड़ा होता है तो प्रकाश अंदर आवश्यकता से ज्यादा चल जाता है। जैसे हम आपके आंख पर हम टॉर्च मार देंगे नजदीक से, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? क्या नहीं। आंख के अंदर में प्रकाश आवश्यकता से ज्यादा चल जाने के बाद आंख चकाचौंध हो जाता है और वो वस्तु को नहीं देख पाता है। यही बात होता है उल्लू के साथ में। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उल्लू का जो कॉर्निया होता है वो बहुत बड़ा होता है। दिन में प्रकाश में इतना ज्यादा कॉर्निया के माध्यम से उसका प्रकाश अंदर चला जाता है कि एकदम चंग भंगार रहता है बेचारा। हाँ, रात के समय में कम प्रकाश रहता है, तब प्रकाश उसको कॉर्निया के माध्यम से कान तक पहुंच जाता है, तब रात में वस्तु को आसानी से देख लेता है, लेकिन दिन में वह वस्तु को नहीं देख लेता है कॉर्निया की वजह से। तो आपको कॉर्निया भी ठीक होना चाहिए। ज्यादा बड़ा कॉर्निया नहीं होना चाहिए, प्रकाश की ज्यादा मात्रा नहीं जानी चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लेंस भी आपका ठीक होना चाहिए, लेंस भी आपका जो है अच्छा होना चाहिए, तब आप उस वस्तु को देख पाइएगा। मतलब कि देखने के लिए इतना मानी सिस्टम को आपको समझना होगा कि वस्तु दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, कब दिखाई नहीं देगा। लाइट है तो दिखाई देगा, लाइटों है और आंखों है तो यूं दिखाई देगा। कब? जब आगे कोई अपारदर्शक वस्तु रख दिया जाता है। लाइटों है, आंखों है, वस्तु है और आगे कोई अपारदर्शक वस्तु भी नहीं है तो यूं दिखाई देगा। क्यों? कॉर्निया बड़ा होगा तो आवश्यकता से ज्यादा जो है प्रकाश अंदर चल जाएगा। अब काम भर भी प्रकाश अंदर जा रहा है, लेकिन आपका आंख में कुछ दोष है, लेंस वगैरह खराब है, तो उस कंडीशन में भी जो है आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ये था आपको प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन कि प्रकाश है क्या। आपने सीखा कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है। क्या है? माध्यम है, जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंख की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे, लिख लेते हैं। आप टॉपिक दीजिएगा प्रकाश और नीचे ऐसा डैश लिख लिखिए। टॉपिक दीजिएगा प्रकाश, नीचे लिखिएगा डैश देकर, डैश देकर लिखिएगा। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आंख की सहायता से देख पाते हैं। आंख की सहायता से देख पाते हैं। आंख की सहायता से देख पाते हैं। देख पाते हैं। देख पाते हैं। एक चीज मैं को और बताना चाहता हूं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। आपने सौर ऊर्जा का नाम सुना है? सूर्य से आने वाले सभी प्रकाश को एकत्रित करके सौर ऊर्जा आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है?
ऊर्जा का रूप है। नीचे थोड़ा सा डैश देकर लिखिएगा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ये था आपको प्रकाश के बारे में जानकारी। अब आइए हम लोग बात करते हैं, स्टार देख हम लोग समझेंगे प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। जब यह पता चल गया कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं आंख की सहायता से, तब सवाल खड़ा हुआ कि प्रकाश आखिर है क्या भाई? प्रकाश किससे मिलकर बना है? प्रकाश के कंपोनेंट क्या है? उसके बारे में सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। जो आपके फिजिक्स का पौराणिक जन्मदाता है, पिता है, जनक है। न्यूटन साहब ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? कण है, एक प्रकार का पार्टिकल है। ये न्यूटन साहब ने बताया और इसी कण के आधार पर वह प्रकाश के बारे में वर्णन किया जिसे हम लोग कणिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब से पूछ देगा कि न्यूटन के मुताबिक प्रकाश का प्रकृति कैसा है? जवाब दीजिएगा, न्यूटन के मुताबिक प्रकाश क्या है? कण है। कण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। मतलब न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण माना। आगे हम आते हैं, एक और वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, तरंग है। जब प्रकाश चलता है तो वह मूल जाता है। यदि कण होता तो खाली सीधी रेखा में ही चलता, वह टर्न नहीं करता, लेकिन मूलाओं पर वह मुड़ता है, तीक्ष्ण किनारों पर वह मुड़ता है। यह बताया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है और इसके आधार पर हाइगेंस ने वर्णन किया जिसे हम लोग तरंग सिद्धांत कहते हैं। तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब कि तरंग सिद्धांत का निर्माण किसने किया? हाइगेंस ने किया। हाइगेंस के मुताबिक प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है। उसके बाद में क्या होता है बाबू? यह दोनों में कंट्राडिक्शन होता है। ये कहता है कि कण है, हाइगेंस साहब बोलते हैं कि क्या है? तरंग है। कंट्राडिक्शन होना भी जायज है। तब एक वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश कण के जैसा भी काम करता है और तरंग के जैसा भी काम करता है। इसने कहा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर का होता है, दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश कभी कण के जैसा भी काम करता है। न्यूटन साहब भी सही है, हाइगेंस साहब भी सही है, आप दोनों सही हैं। आप आपस में लड़िए नहीं। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। मतलब कि कहा डी ब्रोगली, यह दोनों के झगड़ा को समाप्त कर दिया। एक शब्द बोलकर दोनों के झगड़ा को समाप्त कर दिया कि यह दोनों प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का भी होता है और तरंग प्रकृति का भी होता है। इसने कहा कि जब प्रकाश का अवशोषण होगा, जब प्रकाश का क्या होगा बाबू? अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा, उस समय यह कण के जैसा काम करेगा। प्रकाश उत्सर्जन के समय और किसी वस्तु पर अवशोषण के समय वह कण के जैसा काम करेगा। जब लाइट का प्रोपेगेशन होगा, संचरण होगा, गति होगा, लाइट जब चलेगी, उस समय वह जो है तरंग के जैसा काम करता है। यह आपका डी ब्रोगली साहब ने इन दोनों के झगड़ा को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, डी ब्रोगली साहब ने यह भी बताया कि जहां वह कण के जैसा काम करेगा वहां तरंग के जैसा काम नहीं करेगा। ऐसा ना है कि दोनों एक ही साथ काम करेगा, तरंग भी रहेगा और कण भी रहेगा, नहीं।
जहां पर तरंग है वहां कण के जैसा काम नहीं करेगा, और जहां पर कण है वहां पर तरंग के जैसा काम नहीं करेगा। आप समझ गए होंगे कि कहां पर कण के जैसा काम करेगा, किसी वस्तु से निकलते समय और उस वस्तु पर अवशोषण के समय वह कण के जैसा काम करता है, और प्रोपेगेशन के समय, संचरण के समय वह आपका जो है तरंग के जैसा काम करता है। बिल्कुल क्लियर है। एक और आया वैज्ञानिक भाई जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब ये भी कहा कि तरंग है, ये भी हाइगेंस के बात को सपोर्ट किया, लेकिन आगे कुछ लगा दिया, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसा तरंग होता है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग ये वैसे तरंग होते हैं जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि मैक्सवेल ने कहा कि जब प्रकाश चलेगा तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, वह वैक्यूम में भी चलेगा, हवा में भी चलेगा, कांच में भी चलेगा, जल में भी चलेगा, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वह निर्वात में भी गमन करता है। यह मैक्सवेल साहब ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है तो वायुमंडल में ईथर माध्यम है। मैक्सवेल ने तो कहा कि कोई माध्यम नहीं रहता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो वहां पर एक माध्यम का कल्पना किया गया है। उस माध्यम का नाम क्या है? ईथर। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मत है कि जब प्रकाश सूर्य से निकल कर आता है तो वह छोटे छोटे इस प्रकार से पैकेट में बंडल के रूप में रहता है। ऊर्जा का यह छोटा छोटा पैकेट रहता है, ऊर्जा का यह छोटा छोटा बंडल होता है, जिस बंडल को हम लोग फोटोन कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है। ठीक है, ये था आपको प्रकाश का नेचर कैसा होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया प्रकाश के बारे में। हम लोग बारी बारी से सबको लिख लेते हैं, सबको समझ लेते हैं। आप टॉपिक दीजिएगा प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति नीचे जो है नंबर 1 देके लिखिएगा। प्रकाश की प्रकृति नीचे 1 देके लिखिएगा नंबर 1 में। प्रकाश की प्रकृति आप हेडिंग बनाइएगा और लिखिएगा नंबर 1 देकर। न्यूटन के मुताबिक प्रकाश एक प्रकार का कण होता है। प्रकाश एक प्रकार का कण होता है। प्रकाश एक प्रकार का कण होता है। न्यूटन के मुताबिक प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है बाबू? कण होता है। अर्थात न्यूटन ने प्रकाश को कण मानकर उसका व्याख्या किया है। जिसे कणिका सिद्धांत कहा जाता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसे कणिका सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा, नंबर दूसरा पॉइंट आराम से नोट करते जाइए सारे पॉइंट को। सबसे पहले सारे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर, एकदम अंटीना पकड़ेगा आपका फूल। लिखिएगा दूसरा, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का तरंग है।
प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, अर्थात हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मानकर इसकी व्याख्या किया है। प्रकाश को तरंग मानकर इसकी व्याख्या किया है। प्रकाश को तरंग मानकर इसकी व्याख्या किया है। इसलिए इसे तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए इसे तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए इसे तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। आप थर्ड पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने डी ब्रोगली बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबू, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। देखिए द्वैत बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात कभी प्रकाश कण के जैसा भी काम करता है तो कभी तरंग के जैसा भी। अर्थात कभी प्रकाश कण के जैसा भी काम करता है तो कभी तरंग के जैसा भी। तरंग के जैसा भी। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। जब प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है, उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है तब वह कण के जैसा काम करता है। कण के जैसा काम करता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। जब प्रकाश का संचलन होता है, देखिए बोर्ड पे बाबू हम संचलन लिख रहे हैं, प्रोपेगेशन। जब प्रकाश का संचलन होता है, मतलब जब प्रकाश चलता है, जब प्रकाश का संचलन होता है तब वह तरंग के जैसा काम करता है। ये डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, लाइट जो है ड्यू नेचर के होते हैं। उसके बाद नंबर 4 में आइएगा बाबू। नंबर 4 में मैक्सवेल ने कुछ कहा लाइट के बारे में। लिखिएगा नंबर 4। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन करता 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 है। उसके बाद आइएगा 5वां नंबर पॉइंट में, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वायुमंडल में ईथर माध्यम की उपस्थिति में, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वायुमंडल में ईथर माध्यम की उपस्थिति में, ईथर माध्यम की उपस्थिति में प्रकाश का संचरण होता है, ईथर माध्यम की उपस्थिति में प्रकाश का संचरण होता है, प्रकाश का संचरण होता है। छठा नंबर 6 नंबर पॉइंट बाबू, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है, ऐसा भी मानना है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, पैकेट के रूप में हमारे पास पहुंचता है, हमारे पास पहुंचता है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। अब थोड़ा सा ये फिगर को उतार दीजिएगा। यही जो है ऐसा छोटा छोटा बंडल के रूप में, छोटा छोटा पैकेट के रूप में जो है बटकर हमारे पास आता है। इसी पैकेट को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। ये फोटो उतार देखा दी, फोटोन वाला। हो गया, उतार लिए होंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। अब नोट में हम लोग कुछ बात को समझते हैं। सबसे पहले क्या है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग ध्यान से। जितना ज्यादा देखिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। नोट में कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का कौन तरंग है भाई? तरंग तो दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश कौन प्रकार का तरंग है? मैक्सवेल ने तो कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, चूंकि वह निर्वात में ही गमन करता है। ये अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है यदि माध्यम के कण माध्य स्थिति से ऊपर नीचे लंबवत यदि वह दोलन कर रहा है तो उस तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यदि माध्य स्थिति से कण यदि आगे पीछे दोलन करता है तब उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश कैसे है भाई? प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कैसे याद रखेंगे? और इसमें याद रखिएगा कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। जहां भी कंफ्यूजन होगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, तो अनु देखिए एकरा में पर लगा हुआ है, तो इसमें अच्छा पर है, इसका मतलब कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। एकरा में देखिए आधा ध लगा हुआ है, जहां से आप मिला दीजिएगा एंटीना का आधा ध, इसका मतलब यह ध्वनि होगा। मतलब कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि यदि यह दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो आराम से अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ध्वनि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, यहाँ से आराम से पकड़ सकते हैं। लिखिएगा नंबर 1 में, नोट लिख के नंबर 1, नोट लिख के नंबर 1 लिखिएगा बाबू। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है।